नमस्ते बच्चों, आज मैं आप लोगों को 12th क्लास की सॉलिड स्टेट यूनिट 1 स्टार्ट करने वाला हूँ और आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि पहले से जो मैंने आपको नोट्स सेंड किया हुआ है आप उसे कॉपी कर लें और जिस समय आप लेक्चर सुन रहे हों उस समय आप उस नोटबुक को अपने पास में रखें। और मैं यहाँ पे आपको मोस्ट ऑफ द आर्टिकल समझाने का प्रयास करूँगा। इन केस किसी तरह की कोई प्रॉब्लम रह जाती है और यदि आप लोकल पटना में भी रह रहे हैं तो आप एक सप्ताह 10 दिन में जो आपने कलेक्शन किया है, जो आपने पढ़ा है, उसमें कोई डाउट है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो हमारे बच्चे दूर में हैं, गांव में हैं, उनके लिए भी मैं आपको बता दूं, कभी आप कॉल करके पूछ सकते हैं जो आपको डाउट है। और आज मैं आपको बताने वाला हूं सॉलिड स्टेट। तो आइए हम एंजॉय करते हैं आपका सॉलिड स्टेट क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपके पास 6 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन condensate and fermionic condensate. Among these 6 states of matter, solid is the most perfect state of the matter. ये जो सॉलिड हमारे होते हैं वो मोस्ट ऑर्डर्ड होते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है माय डियर? इसका मीनिंग होता है सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफी क्लोज होते हैं एक दूसरे से और वहां पे अट्रैक्शन का फोर्स मैक्सिमम होता है। उनके जो पार्टिकल हैं वो रिजिडली पैक्ड होते हैं और ये मीन पोजीशन के अलोंग केवल ऑसिलेट करने वाले होते हैं। इस वजह से ये इनकम्प्रेसिबल भी होते हैं। इनको आप कंप्रेस नहीं कर सकते, इनको आप दबा नहीं सकते। तो आइए हम देखते हैं कि हमारा सॉलिड स्टेट है क्या। दूसरी बात, यदि मैंने सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में यह कह दिया कि सॉलिड हमारा मोस्ट परफेक्ट है तो गैस हमारा हाईली डिसऑर्डर्ड है। इसलिए क्योंकि उनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो मूवेबल होते हैं और सॉलिड के पार्टिकल्स जो हैं वो मूवेबल नहीं होते हैं, यानी कि वो केवल मीन पोजीशन के अलोंग वाइब्रेट करने वाले होते हैं, ऑसिलेट करने वाले होते हैं, लाइक योर पेंडुलम। आइए अब मैं यहाँ पे बताना चाहूँ कि हमारा सॉलिड स्टेट में सॉलिड क्या है। It is the most ordered state of the matter. ये मैटर का मोस्ट ऑर्डर्ड स्टेट होता है माय डियर। The constituent particles have fixed position. इनके जो constituent पार्टिकल हैं उनका पोजीशन फिक्स होता है and can only oscillate about their mean position. और वो केवल mean पोजीशन के along oscillate करने वाले होते हैं। This event makes the solid rigid and incompressible. ये घटना इसे सॉलिड को आपका रिजिड बना देता है और इसे इनकम्प्रेसिबल बना देता है। अब देखिए मैं बात करूं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में, तो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होते हैं क्योंकि उनके बीच का गैप मिनिमम होता है। तो आइए मेरे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉलिड। हम इस सॉलिड को किस कदर क्लासिफाई कर सकते हैं, वो कौन कौन सा बेसिस है जिस बेसिस पे हम सॉलिड को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो आइए हम इसे देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा बेसिस है क्लासिफिकेशन का वो है on the basis of mode of the arrangement of the solid particles. हमारे पास जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं इस सॉलिड पार्टिकल्स का अरेंजमेंट का तरीका क्या है, वे ऑफ टेक्निक क्या है, इसके बारे में आपको यहाँ पे जानना है। और इसी के बेसिस पे हमारे जो सॉलिड हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं।
One is called crystalline solid and another is called amorphous solid. तो आइए हम देखते हैं what are the point of differences in between the crystalline and the amorphous solids. आपके नोट्स में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स दोनों ही मैंने आपको लिखा हुआ है वन बाय वन। हम सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड की चर्चा करते हैं और फिर एमॉर्फस सॉलिड की भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहूँ अरेंजमेंट को लेकर। सपोज कीजिए कि वन बॉय वन गर्ल, वन बॉय वन गर्ल, वन बॉय वन गर्ल, इस तरह का अरेंजमेंट है, यानी कि यह एक रेगुलर पैटर्न है, यह एक रेगुलर अरेंजमेंट है। यदि आपने पैटर्न को इस तरीके से बोला 2 boys 2 girls 2 boys 2 girls, again this is a pattern, regular pattern. But if you say 1 girl 2 boys 5 girls 3 boys, so in this way there is no any regular pattern. तो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूँ माय डियर कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर होता है और इसका जो शेप है वो डिफिनिट होता है, वो फिक्स होता है। आइए तो सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस मैंने आपके सामने रखा है, हैव रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स। जैसे मैंने अभी बोला ए बी ए बी ए बी, हियर इज द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स। बट इफ यू से ए बी AA, BA, this is not regular arrangement of the solid particles. So if you talk about the crystalline solids, then I repeatedly tell you they have regular arrangement of the solid particles and so have definite geometrical shape. इसीलिए इनका shape, इनका geometry definite होगा, निश्चित होगा, fix होगा। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड ट्रू सॉलिड्स होते हैं। आपके जहन में, आपके दिमाग में ये बात आई होगी कि ये ट्रू सॉलिड का मीनिंग क्या होता है। वो सॉलिड जो आपको फ्लो नहीं कर सके, फ्लो नहीं करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रू सॉलिड्स बोलेंगे। तो ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ये फ्लो नहीं कर सकते, इसीलिए इनको हम लोग ट्रू सॉलिड्स बोलते हैं। Have the long range order. What to ask about long range order? ये दूर दूर तक, बहुत दूर तक इनका जो अरेंजमेंट है, ये पैटर्न है, ये पैटर्न आपका बदलता नहीं है। That's why it is called long range order. नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है have the sharp और fixed melting point. मेल्टिंग पॉइंट जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के होते हैं वो फिक्स होते हैं, निश्चित होते हैं, ये चेंज नहीं होते हैं। आइए हैव द शार्प हीट ऑफ सब्लिमेशन। आपको दिमाग में ये बात आई होगी कि हीट ऑफ सब्लिमेशन क्या है। So first of all you must know sublimation. What is sublimation? Sublimation is the process of the conversion of the solid substance directly into the gas without touching the liquid state. Liquid state को बिना टच किए हुए यदि हमारा सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करता है और इस प्रोसेस में जो हम एनर्जी सप्लाई करते हैं माय डियर, इस एनर्जी का नाम होता है हीट ऑफ सब्लिमेशन। सो इन द केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड द हीट ऑफ सब्लिमेशन इज आल्सो फिक्स्ड और शार्प लाइक द मेल्टिंग पॉइंट। आई they can be cut into desired shape with sharp cutting faces. सपोज कीजिए कि आपने एक प्लास्टिक का ये पीस लिया है और आपको इसमें से कोई ट्रायंगुलर शेप को कट करना है। यदि आप क्या करते हैं, सीजर से इसको कट करना चाहेंगे
तो ये पोर्शन आपका बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा नहीं मिलेगा, इसमें कुछ न कुछ क्या होगा बोलिए, आपको वेवी स्ट्रक्चर मिलेगा। यानी कि एग्जैक्टली शार्प कटिंग फेस नहीं होगा। इट मीन्स कि ये जो आपका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वहां पर शार्प कटिंग फेस होगा, मगर ये प्लास्टिक वाले में आपको शार्प कटिंग फेस नहीं है। इसका मतलब ये जो आपका प्लास्टिक है वो एमॉर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में जिस शेप का कट पोर्शन आप फाइंड करना चाहें वैसा ही आपको मिल जाएगा, मगर जब एमॉर्फस सॉलिड की बात करेंगे हम आगे सीखेंगे, तो यहाँ पर जिस तरह का शेप आपने सोच रखा है माय डियर, उस तरह का आपको शेप यहाँ पे आने वाला नहीं है। तो देखिए हमने आपको सिखाया दे कैन बी कट इनटू डिजायर्ड शेप विद शार्प कटिंग फेसेस। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में मैंने आपको बताया। और लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली है वो है एन आइसोट्रोपिक इन नेचर। ये एन आइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक नेचर का मतलब क्या होता है हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये आप आराम से देखिए, मेरे पास बहुत सारे क्या हैं, हमने ऐसा बबल्स बनाया हुआ है, स्पेयर बनाया हुआ है। ये देखिए सारे के सारे डायरेक्शन में यदि हम लोग मूव करते हैं और सारे डायरेक्शन में जाने के बाद यदि सिमिलर टाइप ऑफ पार्टिकल से यदि इनकाउंटर करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, यदि ये सारे के सारे एक जैसे होते हैं तो हर डायरेक्शन में मेजर किया गया, मापा गया जो प्रॉपर्टी होगा वो सेम होगा। और जब हर डायरेक्शन में मेजर किया गया प्रॉपर्टी सेम होगा तब उसे आइसोट्रोपिक कहा जाता है। और यदि यह सेम न हुआ जो क्रिस्टलाइन सॉलिड में होता है तब उस कंडीशन में हम कहते हैं एन आइसोट्रोपिक सॉलिड। तो याद कीजिए मैंने आपको क्या समझाया, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में रेगुलर अरेंजमेंट होगा, डिफिनिट ज्योमेट्री होगा, ट्रू सॉलिड होगा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा, शार्प और फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होगा, शार्प हीट ऑफ सब्लिमेशन होगा। इसे हम लोग डिजायर्ड शेप में कट कर सकते हैं। मगर यदि एमॉर्फस रहेगा तो इस शेप का यदि कट पोर्शन निकालना चाहते माय डियर तो आपको ऐसा नहीं मिलता, आपको इस तरह का वेवी मार्जिन मिलता। यानी कि आपको जब क्रिस्टलाइन होगा तो जैसा शेप चाहे वैसा मिलेगा काटने के बाद, मगर एमॉर्फस में ऐसा नहीं मिलेगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं, यानी कि हर डायरेक्शन में जो हमारा सॉलिड का पार्टिकल्स है उस डायरेक्शन में जाने के बाद प्रॉपर्टीज में डिफरेंसेस पाया जाएगा। और यदि प्रॉपर्टीज में डिफरेंसेस नहीं पाया जा रहा है तब उसे बोला जाता है आइसोट्रोपिक, जो कि एमॉर्फस सॉलिड की पहचान है। तो आइए मैंने आपको नोट्स में सेंड किया हुआ है, आप कॉपी कर लेंगे, आपके पास है। हम एक बार फिर से आपको एमॉर्फस सॉलिड के बारे में अब आपको एक्सप्लेन कर देना चाहेंगे। हैव इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स। देखिए मैं आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात नहीं कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे सेकेंड नंबर एमॉर्फस सॉलिड की बात कर रहा हूँ। तो एमॉर्फस सॉलिड में क्या होगा, हैव इरेगुलर, यहाँ रेगुलर है, यहाँ लिखेंगे इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स, और इसका शेप डिफिनिट नहीं होगा, हैव नो डिफिनिट शेप और ज्योमेट्री, जो कि मैंने आपको लिखा हुआ है। ये फॉल्स सॉलिड कहलाते हैं, सूडो सॉलिड कहलाते हैं, एमॉर्फस जो सॉलिड होंगे। तो एमॉर्फस सॉलिड को सूडो सॉलिड कहा जाता है। कंपेयर कीजिए दोनों में। हैव द शॉर्ट रेंज ऑर्डर, यदि एमॉर्फस लिखेंगे तो यहाँ लॉन्ग की जगह क्या हो जाएगा, शॉर्ट रेंज ऑर्डर हो जाएगा। हैव द शार्प, यहाँ बोलेंगे नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, एमॉर्फस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होगा,
वहाँ रेंज ऑफ टेम्परेचर होगा लाइक 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1020 डिग्री सेंटीग्रेड रेंज होगा इन बिटवीन टू, ऐसा हम लोग बोलेंगे। दे कैन बी कट इनटू डिजायर्ड शेप, मगर यहाँ पे हमने क्या लिखा है, दे कैन नॉट बी कट इनटू डिजायर्ड शेप विद शार्प कटिंग फेसेस। एमॉर्फस वाले में डिजायर्ड शेप में आप कट नहीं कर सकते हैं और वो आइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमने बोला है एमॉर्फस वाले के लिए कि उनका रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होगा, डिफिनिट शेप नहीं होगा। दूसरी बात मैंने कहा है कि वो ट्रू सॉलिड नहीं है, वो सूडो सॉलिड्स हैं, फॉल्स सॉलिड हैं। वहाँ लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं है, वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, शार्प हीट ऑफ सब्लिमेशन नहीं है। इसे जिस शेप में बांटना चाहे, काटना चाहे, आप काट नहीं सकते। और ये आइसोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि किसी भी डायरेक्शन में यदि आप जाते हैं तो हर डायरेक्शन में मेजर किया गया प्रॉपर्टी जो है वो आपका आइडेंटिकल होता है आइसोट्रॉपिक वाले के केस में। तो आइए अब हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि ये जो हमारा क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द सॉलिड पार्टिकल, वो आपको क्लियर हो गया होगा। और अब इसके बाद मैं दूसरा बेसिस लेता हूँ कि हमारे पार्टिकल के नेचर कौन से हैं और उस पार्टिकल के बीच में किस टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो आइए इस बेसिस पर हमें यहाँ पे आपको समझाना है कि सॉलिड का क्लासिफिकेशन क्या होगा, कौन कौन सा टाइप होगा। तो आइए सबसे पहला पॉइंट आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं, देखिए। On the basis of the nature of the force of attraction and the nature of the solid particles, आप जरा गौर फरमाएंगे हमारे सॉलिड पार्टिकल्स के नेचर क्या है, उनके बीच अट्रैक्शन का फोर्स किस टाइप का है। इस बेसिस पर हम सॉलिड को क्लासिफाई करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट हमें बताना होता है आयोनिक सॉलिड के बारे में। और आप में से सारे बच्चे को मालूम है आयोनिक सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या है। आयोनिक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ब्रिटल होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं। These are all the features of the ionic solid। और इस आयोनिक सॉलिड में सबसे पहला पॉइंट मैं ये डिस्कस करूंगा कि कौन से पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि आयोनिक सॉलिड बनाने के लिए जो हमारे पार्टिकल्स हैं, कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स हैं, वो क्या होते हैं। तो वो होते हैं आपके आयंस। और आयंस में कौन कौन होते हैं, आपका जवाब है केटायंस और एनायंस। तो याद कीजिए आयोनिक सॉलिड्स के लिए जो हमारे पास सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो केटायंस और एनायंस होते हैं। और उनके बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्स काम करता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसे आप आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के नाम से जानते हैं, जो मैंने आपको नोट्स में लिखा हुआ है। आइए आयोनिक सॉलिड का बहुत सारा एग्जांपल्स आपको मिलेगा, NaCl मिलेगा, KCl मिलेगा,
MgCl2 मिलेगा, CaCl2 मिलेगा एंड मेनी मोर। सो मेनी एग्जाम्पल्स आर देयर। इसमें जो केटाइन होते हैं वो मेटेलिक होते हैं, एनाइन होते हैं नॉन मेटेलिक होते हैं। तो आयोनिक सॉलिड में जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो केटाइंस हैं और एनाइंस हैं। केटाइंस कम फ्रॉम द मेटल एंड एनाइंस कम फ्रॉम द नॉन मेटल। व्हाट टू आस्क अबाउट द सेकंड टाइप ऑफ सॉलिड एंड दैट इज कोवैलेंट सॉलिड। आइए हम आपको यहाँ पे समझाने वाले हैं कि कोवैलेंट सॉलिड किसे कहते हैं। आप जरा गौर फरमाइए, हमारे कोवैलेंट सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं और ये जो आपके बॉन्ड होते हैं ये देखिए मैंने लिखा है नॉन मेटल्स होते हैं। और ये जो बॉन्ड होते हैं इस बॉन्ड को आप कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। आइए मैंने आपको बोला है कोवैलेंट बॉन्ड। ये कोवैलेंट बॉन्ड में आप सभी को पता है कि जो हमारा बॉन्डिंग होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होता है। कोवैलेंट कंपाउंड का फीचर्स भी आपको पहले से मालूम है, जस्ट केमिकल बॉन्डिंग में आपने सीखा हुआ है। आइए कोवैलेंट सॉलिड के बाद मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। तो ये देखिए हमने लिखा है हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। और इस हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड में क्या होता है, यह एक मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो देख लीजिए आपको मैंने बोला कि ये वाटर मॉलिक्यूल है हमारा, ये वाटर मॉलिक्यूल है हमारा, इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है, इसको बोला जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। इट इज ए मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आपको मालूम है। और इसका एग्जाम्पल हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल है आइस। ये आइस जो है हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड का बेस्ट एग्जाम्पल है। आइए इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको आप मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात कर रहे हैं, तो एक तो मॉलिक्यूलर सॉलिड हमारा हो गया हाइड्रोजन बॉन्डेड वाला, दूसरा होगा जो आपका पोलर होगा, तो कहेंगे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। पोलर इन दी सेंस क्या, आपके दिमाग में बात आई होगी प्लस माइनस चार्ज का सेपरेशन होना चाहिए। जैसे मैं HCl और ये HCl प्लस माइनस, इनफैक्ट यहाँ पे चार्ज जो डेवलप किया है प्लस और माइनस वो कंप्लीट नहीं है, पार्शियल है। इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्स आप ऑब्जर्व करते हैं ब्रदर जी, इसको क्या कहा जाता है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कहा जाता है। एक है आपका 5th नंबर में आप समझ सकते हैं, हमने मॉलिक्यूलर में उसको अलग अलग किया है। मॉलिक्यूलर सॉलिड को पहले हाइड्रोजन बॉन्डेड लिखा, फिर पोलर लिखा, उसके बाद नॉन पोलर लिखा। आपके शीट में जैसे लिखा है वैसे ही आप लिखेंगे, मैंने यहाँ पे केवल थोड़ा सा आपको अलग तरीके से सिखाया है ना, और मैटर सारा वही है। नॉन पोलर सॉलिड, नॉन पोलर सॉलिड में क्या होता है, आपका जैसे आर्गन है ये नॉन पोलर हो जाएगा। जैसे कोई बंदा सवाल करता है कि ये जो है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड है, तो ये भी नॉन पोलर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि नॉन पोलर सॉलिड में जैसे आयोडीन और आयोडीन हमने लिखा है, यहाँ भी नॉन पोलर है, यहाँ पे कोई डायपोल मोमेंट नहीं होगा, कोई प्लस माइनस चार्जेस का यहाँ पर सेपरेशन नहीं होगा। यहाँ पे जो फोर्स काम करता है उसका नाम है लंडन डिस्पर्शन फोर्स। शॉर्ट में मैंने ऐसा लिखा है LDF। LDF का मतलब हो गया लंडन डिस्पर्शन फोर्स।
अब आप हमसे बोलिएगा कि जनाब ये लंदन डिस्पर्शन फोर्स क्या है। मैंने गैसियस स्टेट पढ़ाते समय इस बात का जिक्र किया था कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में किस तरह से पोलरिटी डेवलप करता है और उस पोलरिटी की वजह से, कॉलिजन की वजह से, प्लस माइनस चार्ज के सेपरेशन की वजह से वहां भी वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है, जिसे हम लंदन डिस्पर्शन फोर्स के नाम से जानते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्स ऑफ different types of force of attraction among the particles, we have these type of the solids, and also the nature of the particles differ in all these cases. तो आइए मैं एक बार फिर से इसको समअप कर दूं। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताया हूं, ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड द नेचर ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स। हमारे पास आयनिक सॉलिड है, कोवैलेंट सॉलिड है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है। ये जितना भी मैंने आपको लिखा है ये सारा का सारा दीज आर ऑल द मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो ये जो मैंने आपको बताया वो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का यहाँ पे एग्जाम्पल रखा है और ये टाइप भी रखा है। हाइड्रोजन बॉन्डेड, पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर सॉलिड। अब देखिएगा, यदि आप एक और भी सॉलिड की बात करना चाहें जिसके बारे में आपको पता है, मेटेलिक सॉलिड। तो मेटेलिक सॉलिड में नाम से ही पता चल रहा है कि जो सॉलिड का पार्टिकल्स होगा हमारा वो मेटल होगा। क्या होगा? मेटल होगा। और जो है हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे वो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे, एंड दैट इज कॉल्ड मेटेलिक बॉन्ड। तो ये सारे जो देख रहे हैं बिग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये वाले वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। आयनिक बॉन्ड यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे बहुत ही हायर मैग्नीट्यूड वाला ऑपरेट करेगा केटाइन और एनाइन के बीच में। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉलिड्स जो कि मैंने आपको सिखाया है। और क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉलिड्स के बाद हम आपको बताने वाले हैं क्रिस्टल लैटिस सिस्टम क्या होता है, और ये क्रिस्टल लैटिस सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, और उसमें यूनिट सेल का क्या मीनिंग होता है, कितने टाइप के यूनिट सेल होते हैं, और इन सारी बातों का मैं जिक्र करूंगा आगे वाले वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, घर पे बने रहें और अच्छे से पढ़ते रहें।